गर्ल्स कॉलेज की सालाना तकरीब में सलमान अफंदी को चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेज पर बुलाया गया तो फ्रंट रो में बैठी अनाबिया का चेहरा ऐसे देखते खौफ से जर्द पड़ा, जबकि सलमान अफंदी को इसका 3 दिन पहले वाला मस्कीन चेहरा याद आया जब इसने खुद को बेवा जाहिर करते नौकरी हासिल की थी और फिर बच्चे के दूध के नाम पर 10,000 एडवांस लिए थे। सर, जिस लड़की को आपने नौकरी दी थी वो कोई बेवा नहीं बल्कि कॉलेज की स्टूडेंट है। तभी पैसे लेकर भाग गई। वो जिसे झूठ से सख्त नफरत थी, एक मामूली लड़की की चालाकी पर आग बगोला हुआ। वो पुलिस के साथ इसके घर पहुंचा तो इसका बूढ़ा बाप एहसास जिल्लत की वजह से हार्ट अटैक से मर गया। कातिल अफंदी तुम्हें अल्लाह पूछे। इसकी दर्द में डूबी आवाज पर सलमान का दिल। सलमान अफंदी के कुशादा दफ्तर में खामोशी ऐसी बसी हुई थी जैसे हर आवाज इजाजत लेकर अंदर दाखिल होती हो, जबकि शीशे की दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज चल रही थी, जहां एक दुबली पतली लड़की लंबे से दुपट्टे में खुद को इस तरह लपेटे बैठी थी जिसे दुनिया की हर सख्ती से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। इसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, फिर मायूसी से झुक जाती। कभी वो अपनी आंखें पूंछती, कभी होंठ भींच लेती, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगती। मैनेजर ने सलमान की तरफ देखा। सर, अब इस लड़की को भी बुला लेते हैं, वो काफी देर से बाहर बैठी रो रही है। सलमान की नजरें पहले स्क्रीन पर जमी हुई थीं। आज सुबह से दर्जनों उम्मीदवार इंटरव्यू देकर जा चुके थे। हर एक से इसने एक ही सवाल किया था कि आप इस कंपनी को क्या दे सकते हैं। किसी ने अपनी डिग्रियां गिनवाई, किसी ने तजर्बे की लंबी फहरिस्त सुनाई, किसी ने अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़े, फिर भी इसका दिल किसी पर मुतमईन नहीं हुआ। इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा, बुला लीजिए। सलामों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। वही लड़की सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। इसने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए, दुपट्टे का पल्लू ठीक किया, सामने रखी कुर्सी पर निहायत एहतियात से इस तरह बैठ गई जैसे डर हो कि कहीं कुर्सी भी नाराज ना हो जाए। सलमान ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। लंबी पलकों पर आंसू अभी तक चमक रहे थे। सादा लिबास के बावजूद वो गैर मामूली खूबसूरत लग रही थी। सलमान के मुंह से बेख्तियार निकला, आप रो क्यों रही थी? लड़की ने गहरा सांस लिया, आंखें दोबारा भीग गईं। फिर इसने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लिए। हम गरीबों का क्या है साहब, हमारी जिंदगी तो रोने से शुरू होती है, रोने पर खत्म होती है। कोई हमारा दुख नहीं पूछता, कोई हमारी मजबूरी नहीं समझता। आप भी अभी यही कहेंगे कि तुम्हारे पास तजर्बा नहीं, तुम्हें नौकरी क्यों दें? फिर मैं खामोशी से यहां से चली जाऊंगी, घर जाऊंगी, वहां मेरा बेटा एक फीडर दूध के लिए रो रहा होगा। वो बेचारा क्या जाने इसकी मां कितने दरवाजों से ठुकराई गई है। आप ही बता दीजिए, आपका क्या होगा? वो दूध कहां से पिएगा? इसकी भूख कौन मिटाएगा? बेवा हूं मैं, बेवा। शौहर भी मुझे छोड़कर चला गया, जिंदगी धोखा दे गई। वो बोलते बोलते ऐसे जज्बाती अंदाज में सर हिलाने लगी जैसे पुरानी फिल्मों की हीरोइन अदालत में आखिरी बयान दे रही हो। सलमान चंद लम्हे इसे देखता रहा। इससे खुद अंदाजा नहीं हुआ कि इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने दिल में सोचा, ये लड़की अगर फिल्मों में चली जाती तो आधी इंडस्ट्री बेरोजगार हो जाती। फिर इसने संजीदगी से कहा, ठीक है, आपको नौकरी मिल गई। लड़की ने चौंक कर सर उठाया। सच कह रहे हैं जी, मैं रख लेता हूं आपको, आपके पास तजर्बा नहीं, मुझे उम्मीद है आप मेहनत से सीख जाएंगी। वो खुशी से तकरीबन कुर्सी से उठी गई। साहब, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी कि आप कहेंगे ऐसे एम्प्लॉय पहले क्यों नहीं मिले। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं वक्त पर आऊंगी, मेहनत करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सलमान इसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। ऐसे अजीब सी दिलचस्पी होने लगी थी जैसे इस लड़की की हर बात में कोई अलग ही रंग था। वो उठकर जाने लगी, फिर अचानक वापस मुड़ी। साहब, अगर पहली तनख्वाह में से 10,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सलमान ने हैरत से पूछा, अभी क्यों? इसने फौरन चेहरा उदास बना लिया। मेरे बेटे के लिए डब्बे वाला दूध लेना है, वो सिर्फ डब्बे का दूध पीता है। अगर मेरा दूध पी लेता तो इतनी परेशानी ना होती। बेचारा सुबह से भूखा होगा। सलमान ने नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे दराज खोली।
10,000 रुपए निकाले, इसकी तरह बढ़ा दिए। ले जाइए, बच्चे के लिए दूध जरूर ले लीजिएगा। लड़की ने दोनों हाथों से नोट पकड़े, पहले इन्हें अपनी पेशानी से लगाया, फिर सीने से लगा लिया, फिर जज्बाती आवाज में बोली, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तेजी से बाहर निकल गई। मैनेजर ने इसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। वो शुक्रिया अदा करती हुई बाहर आ गई। जैसे कंपनी के गेट से निकली, इसने फौरन लंबा दुपट्टा हवा में उछालकर गर्दन में डाल दिया, अपने घने बालों को एक जोरदार झटका दिया। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। फिर हंसते हुए बोली, अनाबिया बीबी, आज भी मिशन कामयाब। अब एक हफ्ता तो मजे से गुजर जाएगा। वो रिक्शा रोककर सीधी अपने घर रवाना हो गई। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में दाखिल होते इसने बैग से 10,000 रुपए निकाले, कैंटीन वाले के सामने रख दिए। लो अंकल, आपके पैसे। बूढ़ा कैंटीन वाला हैरान रह गया। अरे बेटी, इतनी जल्दी वापस भी ले आई? कल तो कह रही थी एक हफ्ता लग जाएगा। अनाबिया ने आंख मारते हुए कहा। अनाबिया कभी वादा नहीं तोड़ती, जुगाड़ कहीं से भी हो जाए, कर्ज वापस पहले होता है। कैंटीन वाला हंस पड़ा। तुम वाकई अजीब लड़की हो। अनाबिया ने सीना फैलाकर कहा। अजीब नहीं, यूनिक। लफ्ज सही इस्तेमाल किया करें। कैंटीन वाला फिर हंसने लगा। पूरे कॉलेज में अनाबिया अपनी शोखी, हाजिर जवाबी, शरारतों, बेफिक्र अंदाज की वजह से मशहूर थी। हर वक्त हंसती रहती, दूसरों को हंसाती रहती। कोई इसके दिल का हाल नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी, इसके घर में कौन था, इसकी जिंदगी की हकीकत क्या थी। सब सिर्फ इतना जानते थे कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, अपनी फीस खुद अदा नहीं करती थी, जेब खर्च पूरा करने के लिए हर चंद दिन बाद कोई नया मंसूबा बना लेती थी। वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी समोसा खा रही थी। अचानक किरण ने सामने इशारा किया। अनाबिया, वो सामने बैठा लड़का कब से तुम्हें देख रहा है, तुम एक बार बात ही कर लो। अनाबिया ने नजर उठाकर लड़के को देखा, फिर फौरन मुंह बना लिया। अल्लाह माफ करेगी, लड़का है ये तो चलता फिरता कद्दू लग रहा है। इसका मुंह ऐसा फूला हुआ है जैसे रात भर पानी में भिगोकर रखा गया हो। सारी लड़कियां जोर से हंस पड़ी। दूसरी दोस्त बोली, मगर बहुत अमीर है। अनाबिया ने फौरन हाथ उठा दिया। हाँ, मुझे भी पैसों की जरूरत रहती है, मतलब ये नहीं कि मैं अपना स्टैंडर्ड ही जमीन में गाड़ दूं। इतना भी बुरा वक्त नहीं आया। एक दोस्त ने शरारत से कहा, फिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? अनाबिया ने बड़े फख्र से गर्दन ऊंची की। शहजादा, खूबसूरत, समझदार, हंसमुख, मेरे नखरे उठाने वाला, मेरी तारीफें करने वाला, मेरी हर बात मानने वाला। सारी दोस्त ने एक साथ बोल उठी, ऐसा सिर्फ ख्वाबों में मिलता है। अनाबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं ख्वाब ही देख लेती हूँ। कोई टैक्स तो नहीं लगता? सब दोबारा हंसने लगी। इतने में वही लड़की बोली जो हमेशा अनाबिया से हसद करती थी, शक्ल से तो तुम वाकई शहजादी लगती हो, खानदान से नहीं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अनाबिया के चेहरे की मुस्कुराहट हल्की सी मान पड़ गई। इसकी आंखों में एक लम्हे को दुख उभरा, फिर इसने खुद को संभाल लिया। कुछ ना कुछ से पानी का गिलास उठाया, आराम से घूंट पिया। वो लड़की फातिहाना अंदाज में वहां से चली गई। किरण फौरन बोली, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम तो किसी को छोड़ती नहीं। अनाबिया ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इससे जवाब देने की जरूरत ही नहीं। एक हफ्ते बाद इसके घर एक रिश्ता आएगा। इसके अम्मी अबू फौरन हाँ कर देंगे। बाद में पता चलेगा लड़का ऐसा निकला कि वो पूरी जिंदगी वो इसकी हरकतें बर्दाश्त करती रहेगी। सब हैरान रहेगी, तुम्हें कैसे मालूम? अनाबिया ने सीना फुलाकर गुनगुनाना शुरू किया। आते जाते हुए मैं सब पर नजर रखता हूँ, नाम अब्दाल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। वो खुद ही अपनी बेसुरी आवाज पर हंसने लगा। बाकी सब लड़कियां भी हंसते हुए दोहरी हो गईं। जब अनाबिया वहां से उठकर चली गई तो किरण ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है इस लड़की की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज है। दूसरी ने सर हिलाया। हाँ, ये हर वक्त हंसती जरूर है, मगर कभी कभी इसकी आंखें ऐसी बातें कह जाती हैं जो इसकी होंठ छुपा लेते हैं। इधर अनाबिया कॉलेज की राहदारी में सीटियां बजाती चल रही थी। इसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कंपनी वाली नौकरी पर तो जाना ही नहीं। इतना वक्त तो था ही नहीं। आखिरी साल के इम्तिहानात सर पर थे। डिग्री मुकम्मल होते ही इसे किसी अच्छी कंपनी में असल नौकरी करनी थी। कल वाला ड्रामा सिर्फ 10,000 रुपए के लिए था। अब 1-1.5 हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, फिर कोई नया जुगाड़ सोच लिया जाएगा। आखिर अनाबिया कभी एक ही प्लान 2 बार इस्तेमाल नहीं करती थी। सलमान अफंदी ने जैसे अपने वसी बंगले में कदम रखा तो हमेशा की तरह पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। अलबत्ता ड्राइंग रूम की तरफ से आने वाली आवाजों ने इसके कदम रोक लिए।
وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اس کی بوڑھی دادی اپنی پسندیدہ جھولنے والی کرسی پر بیٹھی تھی. سفید بال سر پر نہایت سلیقے سے بندھے ہوئے تھے. چہرے پر عمر کی گہری لکیریں تھیں مگر آنکھوں میں آج بھی وہی شرارت موجود تھی جو جوانی میں ہوا کرتی ہوگی. ان کے سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی تھی. چائے کے کپ میز پر رکھے تھے. ہلکی ہلکی گفتگو جاری تھی. ماحول دیکھتے سلمان سمجھ گیا کہ آج پھر اس کی شادی کا ایک نیا منصوبہ تیار ہو چکا ہے. اسے مہذب انداز میں سب کو سلام کیا, چند رسمی باتیں کی, مسکرا کر بیٹھا رہا. کسی کی دل آزاری نہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہمانوں کے سامنے انکار کرنا ان لوگوں کی بے عزتی ہوگی. کچھ دیر بعد وہ لوگ خوش خوش رخصت ہو گئے. دروازہ بند ہوا تو سلمان نے لمبی سانس لی, پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیے جیسے ابھی کسی بڑے امتحان سے نکل کر آیا ہو. دادی نے نظر سکیڑ کر اسے دیکھا, پھر بولی, کیا ہوا, منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ لڑکی پسند نہیں آئی؟ سلمان نے ہونٹ بھینچے, پھر نہایت سکون سے بولا, دادی مجھے رشتہ قبول نہیں. دادی نے فوراً اپنی چھڑی اٹھا کر ہوا میں لہرا دی. ارے نالائق, ابھی تو لوگ دوسرے سے باہر نکلے ہیں, ابھی سے انکار بھی شروع کر دیا. دادی مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی. تو پھر کیسی لڑکی سے کرنی ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دے تاکہ اگلی بار چاند پر رشتہ بھیجیں. سلمان ہنس دیا. دادی آپ ہر بار یہی کرتی ہیں. میں کیا کرتی ہوں, ایک نئی لڑکی بٹھا دیتی ہے مجھے میرے سامنے جیسے شادی نہیں انٹرویو چل رہا ہے. دادی نے مصنوعی غصے سے ناک چڑھائی. میں تیری شادی دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں. سلمان فوراً بولا, دادی یہی بات آپ پچھلے 4 سال سے کہہ رہی ہیں, ابھی تک تو کہیں نہیں گئی. 2-2.5 سال اور رک جائیں, ابھی مجھے شادی نہیں کرنی. دادی نے چھڑی اس کی طرف تان دی. بے شرم, میری زندگی کے دن گن رہا ہے, شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ سلمان نے دونوں کان پکڑ لیے. اچھا معاف کر دیں, آئندہ نہیں گنوں گا. اب بتا مسئلہ کیا ہے؟ دادی آپ کو کیسے سمجھاؤں, میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جسے صرف تصویروں میں دیکھ کر ہاں کر دوں. میں پہلے سے محبت کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ میرے دماغ کے ہر کونے میں بس جائے, میں اسے ایک بار دیکھوں پھر دوبارہ بھول ہی نہ سکوں. میں چاہتا ہوں اسے دیکھتے ہی دل مان جائے کہ بس یہی ہے. دادی چند لمحے خاموش رہی, پھر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی, اوے کہیں کوئی پسند تو نہیں آ گئی؟ یہ جملہ سنتے ہی سلمان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا. اس کے ذہن کے پردے پر اچانک ایک چہرہ ابھرا. بڑی بڑی آنکھیں, سادہ لباس, لمبا دوپٹہ, معصوم سا روتا ہوا چہرہ, پھر وہی ڈرامائی انداز. میرے بچے کو ڈبے والا دودھ چاہیے صاحب. سلمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. دادی نے فوراً اس کے ماتھے پر انگلی سے ٹک ٹک کی. کوئی کہاں کھو گیا, اگلوں کو یاد کر رہا ہے یا پچھلوں کو؟ سچ سچ بتا, اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ابھی بتا دے. دادی کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا جیسا برسوں پہلے گاؤں میں ہوا کرتا تھا. وہ اگرچہ اب اتنے بڑے محل نما بنگلے میں رہ رہی تھی, پھر بھی ان کی زبان میں دیہات کی مٹھاس آج بھی قائم تھی. وہ اپنے بیٹے کے گھر رہ سکتی تھی جہاں ہر آسائش موجود تھی, مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی, مجھے اپنے پوتے کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے. باقی سب اپنی اپنی جگہ خوش رہے. سلمان کے والد ایک کامیاب صنعت کار تھے, دوسری شادی کر چکے تھے. دوسری بیوی سے ایک بیٹا ایک بیٹی بھی تھی. سب ایک ایک الگ بنگلے میں رہتے تھے. سلمان نے کبھی ان لوگوں سے دشمنی نہیں کی تھی, مگر دل نے انہیں کبھی اپنا خاندان نہیں مانا, اس لیے وہ اپنی دادی کے ساتھ الگ رہتا تھا. یہی گھر اس کی دنیا تھا. دادی کی آواز نے اسے دوبارہ حال میں واپس لایا. وہ خواب دیکھنا بند کر جواب دے. سلمان نے ہلکا سے سر کھجاتے ہوئے کہا, دادی ایک لڑکی ملی ضرور ہے, مگر ابھی میں خود بھی کنفیوز ہوں. دادی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اچھا ہاں, اگر اس سے شادی کرنی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. دادی نے خوشی سے دونوں ہاتھ جوڑ لیے. پھر سلمان شرارتی انداز میں بولا, پھر شادی کی پہلی رات آپ کی گود میں آپ کا پوتا ہی ڈال دوں گا. دادی نے چند لمحے سے گھورا, پھر ماتھے پر ہاتھ مار لیا. اوے منحوس, لڑکی سے شادی کرے گا یا کسی چڑیل سے جو 15 منٹ میں بچہ بھی پیدا کر دے گی, پھر تو اٹھا کر میری گود میں ڈال دے گا. کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے؟ دادی نے آخری جملہ اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سلمان ایک لمحے کے لیے خود بھی سنجیدہ ہو گیا, پھر زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا. دادی آپ بھی نا. میں کیا, ایسی کوئی بات نہیں, میں تو بس مذاق کر رہا تھا. دادی نے ناک سے عجیب سی آواز نکالی. ہاں ہاں, بڑایا مذاق کرنے والا. سلمان اب ذرا سنجیدہ ہو گیا. ویسے دادی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو کافی سوچنا پڑتا ہے. ابھی صرف سوچ رہا ہوں. پھر اچانک اس نے پوچھ لیا, دادی آپ
पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन रखती हैं? दादी ने बगैर एक लम्हा सोचे जवाब दिया, मोहब्बत होती पहली नजर की है। कल मोहित जो सोच समझ कर की जाए वो सौदा होता है, मोहब्बत नहीं होती। सलमान खामोश हो गया। इसने दिल में वो जुमला कई बार दोहराया, मोहब्बत होती पहली नजर की है। क्या वाकई? क्या सिर्फ एक मुलाकात में कोई इंसान इतना जहन पर सवार हो सकता है? अपने कमरे में आ गया, वही खाना मंगवाया, खामोशी से खाना खाता रहा, मगर हर चंद लम्हों बाद इसके ज़हन में वही लड़की आ जाती। कभी आंसू साफ करती हुई, कभी जज्बाती तकरीर करती हुई, कभी पैसे माथे से लगाकर शुक्रिया अदा करती हुई। वो खुद पर हैरान था, आखिर एक अजनबी लड़की सुबह से इसके ज़हन से निकल क्यों नहीं रही थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, कल आएगी तो इससे आराम से बात करूंगा। मगर अगला दिन गुजर गया, नाबिया नहीं आई। इसने खुद को समझाया शायद कोई मजबूरी होगी, फिर दूसरा दिन भी गुजर गया, वो फिर नहीं आई। अब सलमान वाकई परेशान होने लगा। कहीं इसके बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, कहीं इसे कोई और नौकरी तो नहीं मिल गई, कहीं वो शहर छोड़कर तो नहीं चली गई, या फिर वो मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई है। ये आखिरी ख्याल आते ही सलमान खुद ही मुस्कुरा दिया। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो वो लड़की काफी खतरनाक है। तीसरे दिन सुबह भी वो दफ्तर पहुंचा ही था कि मैनेजर अहमद फाइल हाथ में लिए अंदर आया। सर, आज दोपहर एक कॉलेज के सालाना फंक्शन में आपको चीफ गेस्ट के तौर पर जाना है। सलमान ने हैरत से पूछा, आज? जी सर, आपकी कामयाबी पर वो लोग आपको बतौर मेहमान खसूसी बुला रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना हर किसी के बस की बात नहीं। सलमान ने फाइल बंद करते हुए कहा, ठीक है, तैयारी कर लो। अहमद सिर्फ कंपनी का मैनेजर नहीं था, वो सलमान का बॉडीगार्ड भी था, बेहतरीन दोस्त भी था। बचपन से हर मुश्किल, हर कामयाबी, हर सफर में सलमान के साथ खड़ा रहा था। वही शख्स था जिसने 3 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, सर इस लड़की को बुला लेते हैं, वो कब से बाहर बैठी रो रही है। इस वक्त सलमान को अंदाजा भी नहीं था कि इसे एक मशवरे ने इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देना है। जिस कॉलेज की जानिब सलमान अफंदी की गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी, किस्मत ने अजीब इत्तेफाक से वही जगह इसके लिए मुंतखब की थी जहां नाबी अपनी जिंदगी का आखिरी तालीमी साल मुकम्मल कर रही थी। कॉलेज का पूरा हॉल रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। उस आज़ा मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ थे। तलबा अपनी अपनी नशिस्तें संभाल रहे थे। हर तरफ खुशगवार शोर था। किसी तरफ कहके गूंज रहे थे, किसी तरफ तस्वीरें बन रही थी, किसी तरफ दोस्त एक दूसरे को छेड़ रहे थे, दूसरी तरफ अनाबिया भी अपनी दोस्तों के दरमियान चलती हुई हॉल की तरफ आ रही थी। इसके हाथ में हस्बे आदत 2 चॉकलेट थी, एक खुद खा रही थी, दूसरी घुमाती फिर रही थी। कभी किरण को दिखाती, कभी वापस अपने बैग में डाल लेती, फिर खुद ही हंसने लगती, जैसे पूरी दुनिया की कोई फिक्र इसके पास ना हो। किरण ने इसके हाथ से चॉकलेट छीनने की कोशिश की तो नाबिया फौरन हाथ पीछे करते हुए बोली, खबरदार मेरी औलाद को हाथ लगाया। किरण हैरानी से बोली, ये कब से औलाद हो गई? तो नाबिया ने चॉकलेट को सीने से लगा लिया। जिस चीज पर रोज पैसे खर्च किए जाएं वो औलाद ही होती है। ये सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। इधर सलमान अपनी मखसूस नशस्त पर आकर बैठ चुका था। कॉलेज के प्रिंसिपल मुसलसल इसकी कामयाबियों का जिक्र कर रहे थे, उस्ताज़ा इससे हाथ मिला रहे थे, तलबा दूर से तस्वीरें बना रहे थे। अहमद हमेशा की तरह एक कदम पीछे खड़ा हर तरफ नजर रखे हुए था। इसी दौरान अहमद की नजरें अचानक तलबा की अगली कतार पर जाकर रुक गईं। इसके चेहरे पर हैरत दौड़ गई। वो फौरन झुककर सलमान के कान के करीब आया, फिर धीमी आवाज में बोला, सर वो लड़की जिसे आपने नौकरी दी थी वो कोई गरीब मस्कीन औरत नहीं है, वो तो इसी कॉलेज की स्टूडेंट है, सामने वाली किताब में बैठी है, जरा देखें। सलमान की नजरें फौरन इसी सिमत उठ गईं। सामने अनाबी अपनी दोस्तों के दरमियान बैठी थी, हाथ में चॉकलेट थी, चेहरे पर बेफिक्री वाली मुस्कुराहट थी, आंखों में शरारत थी, बाल खुले हुए थे। वो किसी बच्चे की तरह दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये मंजर देखते ही सलमान के ज़हन में एक साथ कई तस्वीरें घूम गईं। वही लंबा दुपट्टा, वही आंसू, वही कांपती हुई आवाज, मेरे बच्चे को डब्बे वाला दूध चाहिए, साहब वही 10,000 रुपए, वही अपॉइंटमेंट लेटर। चंद लम्हों के लिए सलमान बिल्कुल साकित रह गया। इसे यकीन ही नहीं आया कि इसे दोबारा गौर से देखा। ये लड़की तो किसी भी जाविये से ना बेवा लग रही थी, ना एक बच्चे की माँ, बल्कि एक शौक शरारती तालबा लग रही थी। इसके अंदर जैसे कुछ जोर से टूट गया। अहमद आहिस्ता से बोला, सर लगता है आपके साथ ड्रामा हुआ था। सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नजर मुसलसल अनाबिया पर जमी रही। वो अपने दिल में उठते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे झूठ से शदीद नफरत थी। इसकी जिंदगी में अगर कोई चीज नाकाबिले माफी थी तो वो सिर्फ झूठ था।
ऐसे याद आया कि चंद दिन पहले वो तो यहाँ तक सोच बैठा था कि अगर कभी इस लड़की से शादी हुई तो इसके बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर पालेगा, इसके माजी को कभी मसला नहीं बनाएगा। मगर अब ना कोई बच्चा था, ना कोई मजबूरी थी, ना डब्बे वाला दूध था, सब कुछ सिर्फ एक कहानी थी, एक झूठ था, एक ड्रामा था। इधर कौन मुसलसल कुछ कह रही थी, मगर अनाबिया की कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। किरण ने इसके कंधे पर हाथ मारा तो वो चौंक गई। इसने बेदिली से सर उठाया। सामने स्टेज पर बैठी शख्सियत पर नजर पड़ी। अगले लम्हे इसके हाथ से चॉकलेट तकरीबन गिर गई। इसने दिली दिल में कहा, या अल्लाह, ये तो वही है। किरण ने हैरत से पूछा, कौन? तो अनाबिया ने बामुश्किल जवाब दिया, वही कंपनी वाला चीफ गेस्ट। अनाबिया के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई। ऐसे साफ महसूस हो रहा था कि सलमान मुसलसल इसकी तरफ देख रहा है। इसकी नजरें झुका ली, फिर चंद लम्हों बाद हिम्मत करके दोबारा देखा। सलमान अब भी इसी की तरफ देख रहा था। इस बार इसकी आंखों में हैरत नहीं थी, सिर्फ खामोश गुस्सा था। अनाबिया ने दिली दिल में माथा पीट लिया। गई भैंस पानी में। किरण ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? तो अनाबिया ने बामुश्किल मुस्कुराहट बनाई, बाद में बताऊंगी, अभी मेरी रूह जिस्म छोड़ने वाली है। तकरीबन शुरू हो चुका थी। प्रिंसिपल तकरीर कर रहे थे, तालबा तालियां बजा रहे थे, मेहमान मुस्कुरा रहे थे, मगर अनाबिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कभी अपनी उंगलियां मरोड़ती, कभी पानी पीती, कभी नजरें झुका लेती, कभी चोरी से सलमान को देखती। हर बार ऐसे यही महसूस होता कि सलमान की नजरें अभी तक इसी पर जमी हुई हैं। ऐसे दिली दिल में खुद को डांटा। अनाबिया इस बार तो वाकई बड़ी फंस गई थी। जबकि दूसरी तरफ सलमान के ज़हन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर क्यों? सिर्फ 10,000 रुपए के लिए कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? तकरीब खत्म हुई, तस्वीरें बनी, मेहमानों को रुखसत किया गया। सलमान बगैर किसी इजाफी गुफ्तगू के अपनी गाड़ी में बैठ गया। अहमद भी साथ बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। अनाबिया काफी देर तक वहीं बैठी रही। फिर जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो इसने लंबी सांस लेते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जान बची। किरण फौरन बोली, आप बताएंगी कि क्या था? तो अनाबिया ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, मुख्तसर सा किस्सा है। 10,000 रुपए, एक लंबा दुपट्टा, 2 बाल्टी आंसू, 3 मिनट की अदाकारी, 4 दिन की टेंशन। किरण का मुंह खुला रह गया। अनाबिया ने इसका हाथ पकड़ा, चल पहले घर चलते हैं, वहां बैठकर अपनी आखिरी वसीयत भी लिख लूंगी। दोनों हंसती हुई कॉलेज से बाहर निकल आई। अनाबिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को वो चंद दिन पहले बेवकूफ बनाकर आई थी, वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी झूठ को भूलने वाला नहीं था। इसे यह भी मालूम नहीं था कि आज शाम सूरज ढलने तक इसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। शाम ढल चुकी थी। मोहल्ले की तंग गलियों में खामोशी आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। अनाबिया अपने छोटे से घर के अंदर बावर्ची खाने में खड़ी अपने वालिद के लिए चाय बना रही थी। वो दिन भर की थकन के बावजूद हस्बे आदत खुद से बातें करते हुए कभी चाय हिलाती, कभी बर्तन समेटती, कभी अगले दिन के बारे में सोचने लगती। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर ऐसी जोरदार दस्तक हुई जैसे कोई दरवाजा खोलना नहीं बल्कि तोड़ डालना चाहता हो। अनाबिया चौंक गई। उसने चूल्हा बंद किया, अपने हाथ दुपट्टे से साफ किए, फिर बुलंद आवाज में बोली, कौन है भाई? दरवाजा है, कोई दुश्मन का किला नहीं जो इस तरह से तोड़ा जा रहा है। जरा सब्र भी कर लिया करें, अभी आई। दूसरी तरफ से फिर पहले से भी ज्यादा जोरदार दस्तक हुई। अनाबिया ने मुंह बनाया, अल्लाह खैर करे, ये कौन? पुलिस की तरह दरवाजा बजा रहे। वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची, जैसे कुंडी खोली। इसके चेहरे की सारी शोखी एक लम्हे में गायब हो गई, क्योंकि सामने वाकई पुलिस की वर्दी में 2 एहलकार खड़े थे। इनके साथ सलमान अफंदी खड़ा था। इसके चेहरे पर पहले जैसी नरमी नहीं थी बल्कि खामोश संजीदगी थी, जबकि इसके बराबर में अहमद खड़ा था जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अनाबिया ने एक लम्हे में सब कुछ समझ लिया। इसके दिल ने आहिस्ता से कहा, बस अनाबिया, आज तेरे सारे ड्रामों का हिसाब होने वाला है। मगर इसने फिर भी खुद को संभाला, एक तरफ हट गई, आहिस्ता से बोली, अंदर आ जाइए। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। सलमान ने जैसे अंदर कदम रखा, इसकी नजरें बेख्तियार पूरे घर में घूम गईं। एक ही कमरा था जिसमें पुराना सा पंखा चल रहा था। दीवारों का प्लस्तर कई जगह से उखड़ा हुआ था। एक कोने में पुरानी अलमारी रखी थी जिसका एक दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था। 2 टूटी हुई चारपाइयां थी। एक पुरानी मेज थी जिस पर दवाइयों की शीशियां रखी थी। छत के एक हिस्से से बारिश के पुराने निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस घर में आसाइश नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इतने में अंदर वाले कमरे से खांसी की आवाज आई। फिर एक कमजोर बूढ़ा आदमी दीवार का सहारा लेता हुआ बाहर आया।
इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस फूल रही थी, मगर बेटी को अजनबी मर्दों के दरमियान अकेला देखकर वो खुद को रोक न सका। जमाल साहब ने बामुश्किल सीधा खड़े होते हुए पूछा, बेटा खैर तो है, मेरी बेटी के पास क्यों आए हो? अहमद आगे बढ़ा। इसके लहजे में सख्ती पहले से कई ज्यादा थी। बाबा जी, हम आपकी बेटी की वजह से आए हैं। ये लोगों को धोखा देती फिरती है, झूठ बोलती है कि मैं बेवा हूं, मेरा दूध पीता बच्चा है, फिर लोगों से पैसे लेकर गायब हो जाती है। सलमान ने एक लम्हे के लिए अहमद की तरफ देखा। वो इससे खामोश रहने का इशारा करना चाहता था, क्योंकि अब इस घर की हालत देखकर इसे महसूस हो रहा था कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी छुपी हुई है। मगर अहमद गुस्से में मुसलसल बोलता जा रहा था, बाबा जी, यही तरबियत दी है आपने अपनी बेटी को कि जाओ दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाओ, झूठ बोलो, रहम खाओ, पैसे लो, फिर गायब हो जाओ। अनाबिया की आंखों में इस बार सच्चे आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। जमाल साहब ने हैरानी से पहले अहमद को देखा, फिर अपनी बेटी को। मेरी बेटी ये नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। ये तो सुबह शाम मेरी खिदमत करती है, मेरे लिए दौड़ती फिरती है, मुझे दवाई देती है। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। अहमद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, फिर हम ऐसे थोड़ी आपके घर तक आ गए हैं। जमाल साहब की नजरें आहिस्ता आहिस्ता अनाबिया की तरफ उठी। अनाबिया खामोश खड़ी थी, इसने सर झुका लिया। ऐसे खामोशी ने हर बात का जवाब दे दिया। जमाल साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने इनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। इनके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर आवाज न निकल सकी। इन्होंने एक हाथ अपने सीने पर रखा, सांस तेज होने लगी, पेशानी पर पसीना नमूदार हो गया। अनाबिया घबरा कर इनकी तरफ दौड़ी। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा मेरी तरफ देखें। जमाल साहब एक कदम आगे बढ़े, फिर अचानक इनका जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिर गया। पूरा घर एक लम्हे में अफरा तफरी का मंजर पेश करने लगा। पुलिस वाले फौरन आगे बढ़े। अहमद ने जल्दी से इन्हें सहारा दिया। सलमान भी घुटनों के बल इनके करीब बैठ गया। अहमद ने कांपते हाथों से इनकी नब्ज टटोली। चला में खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से सलमान की तरफ देखा। इसकी आंखें झुक गईं। इसे नफी में सर हिला दिया। सर, ये नहीं रहे। ये अल्फाज सुनते नाबिया के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो चला में अपने वालिद की बेजान चेहरे को देखती रही, फिर इसकी निगाह सलमान पर जाकर ठहर गई। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। वो पूरी ताकत से चीखी, मेरे बाप के कातिल, अल्लाह तुम्हें जरूर पूछेगा। ये कहते इसकी आंखें पलट गईं। इसका जिस्म ढीला पड़ गया। वो भी वहीं बेहोश होकर गिर गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने सिर्फ एक खबर दी, जमाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ अनाबिया मुसलसल बेहोश थी। डॉक्टर इसका मुआयना करते रहे, कई टेस्ट हुए। आखिरकार सीनियर डॉक्टर बाहर आया। इसने संजीदा लहजे में कहा, इसे शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है, ये नर्वस ब्रेकडाउन है। अगर 48 घंटों के अंदर होश ना आया तो मरीजा कोमा में जा सकती है। ये सुनकर सलमान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। अहमद खामोश खड़ा था। इसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो चुका था, सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। पुलिस वालों ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, फिर वो वहां से चले गए। जमाल साहब की मैयत ज्यादा देर अस्पताल में नहीं रखी जा सकती थी। मोहल्ले वालों ने जिम्मेदारी उठाई। नमाज जनाजा अदा हुई। इन्हें सपुर्दे खाक कर दिया गया, मगर इनकी इकलौती बेटी को इस बात की खबर भी ना थी। 2 दिन गुजर गए। अनाबिया वैसे ही खामोश बेहिस बेजान लेटी रही। मशीनों की आवाजें कमरे में गूंजती रही। सलमान तकरीबन हर वक्त अस्पताल में मौजूद रहता। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। तीसरे दिन शाम के वक्त डॉक्टर दोबारा आया। उसने रिपोर्ट देखकर गहरा सांस लिया। सुबह तक अगर मरीजा को होश न आया तो फिर मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो चला गया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। सलमान कुर्सी पर बैठा अनाबिया को देख रहा था। चेहरा पहले की तरह खूबसूरत था, मगर अब इस पर मुस्कुराहट नहीं थी। आंखें बंद थी, होंठ बिल्कुल खामोश थे। इतने में दरवाजा आहिस्ता से खुला। अहमद अंदर आया। सलमान ने फौरन उंगली होंठों पर रख दी। आहिस्ता, क्या बात है? अहमद इसके करीब आया, फिर धीमी आवाज में बोला, सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलमान खामोश रहा। अहमद ने नजरें झुका ली। मैं मोहल्ले वालों से मिलकर आया हूँ। सब एक ही बात कह रहे थे, ये लड़की वाकई लोगों से इस तरह पैसे लेती थी, झूठ भी बोलती थी, ड्रामे भी करती थी, मगर अपनी अय्याशी के लिए नहीं, अपने बाप के इलाज के लिए, घर चलाने के लिए। यहाँ इसका कोई भाई नहीं, माँ बरसों पहले इंतकाल कर चुकी है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं, ये अकेली थी। स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, साथ अपने बाप की खिदमत करती थी। मोहल्ले वाले तो इसकी तारीफें करते नहीं थकते। कहते हैं कि इस जैसी बादब लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, हर बीमार का ख्याल रखती है, हर बूढ़े की मदद करती है। सर अगर इसका कोई कमाने वाला ना होता तो वो क्या करती?
عورت کے لیے غلط راستے سے پیسے کمانا شاید بہت آسان ہوتا ہے، مگر عزت کی روزی کمانا سب سے مشکل کام ہے۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ سلمان نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر احمر کو دیکھا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ احمر نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا سلمان نے اسے نہیں خود کو سزا دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ سلمان دوبارہ نابیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اگر اسے ہوش آ گیا تو میں اسے کیسے بتاؤں گا کہ اس کے والد کو ہم سپرد خاک کر چکے ہیں؟ اگر وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی تو؟ اگر اسے کبھی ہوش ہی نہ آیا تو؟ وہ کرسی سے اٹھا، آہستہ سے اس کے بستر کے قریب آیا۔ چھلا میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج بھی اسے پہلے دن کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرق سے بتا تھا کہ پہلے اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، آج صرف خاموشی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ کبھی کسی مشین کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی، کبھی کسی نرس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، باقی ہر طرف سکون تھا۔ انابے کے کمرے کی مدھم روشنی میں سلمان کرسی پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب سو گیا تھا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکا ہوا تھا۔ کئی راتوں کی بے خوابی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک بستر پر لیٹی انابے کی انگلیاں ہلنے لگی، اس کی پلکیں لرزیں، سانس تیز ہو گئی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ چند لمحوں تک وہ خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی، جیسے سمجھ ہی نہ پا رہی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک ساری یادیں ایک ساتھ اس کے ذہن میں واپس آ گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کی نظریں بے چینی سے پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ پھر وہ زور زور سے پکارنے لگی، بابا 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 کہاں ہے بابا؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے بابا۔ اس کی آواز سن کر سلمان بھی ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب پہنچا۔ انابے بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ سلمان نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے فوراً اپنے بازوں میں تھام لیا۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مارتی جا رہی تھی۔ مجھے جانے دے، میرے بابا اکیلے ہوں گے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دے۔ سلمان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنے قریب رکھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا، انابیہ میری بات سنو پلیز، میری بات سنو۔ وہ مسلسل روتی رہی، بابا بابا مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ سلمان کی ہمت جواب دے کے اس نے آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے کہا، مجھے معاف کر دو انابیہ، تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہم انہیں مٹی کے حوالے کر چکے ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اس دن تمہارے گھر نہ جاتا، اگر میں احمر کو نہ لے جاتا، اگر میں تم سے حساب لینے نہ آتا تو شاید آج تمہارے بابا زندہ ہوتے۔ مجھے معاف کر دو، میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ یہ الفاظ سنتے انابیہ کی سسکیاں اچانک رک گئیں۔ اس کی آنکھ چند لمحوں تک سلمان کے چہرے پر جمی رہی، جیسے وہ سن ہی نہیں پا رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے، بابا صرف ایک لفظ نکلا۔ اس کے بعد اس کی پلکیں بند ہو گئیں، اس کا جسم پھر سے ڈھیلا پڑ گیا۔ سلمان گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو آواز دی۔ چند لمحوں میں ڈاکٹر نرسوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ انہوں نے انابیہ کا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے کے مقابلے میں مریض کی حالت بہتر ہے، اسے ہوش آ چکا ہے، مگر شدید ذہنی صدمے کی وجہ سے دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ یہ پہلے والی کیفیت نہیں، صبح تک امید ہے مکمل ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ سن کر سلمان نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر اس کی نظریں مسلسل انابیہ کے چہرے پر جمی رہیں۔ پوری رات وہ دوبارہ نہ سو سکا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ جب انابیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، اس بار اس کی سانس پرسکون تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا، مگر رات والی بے چینی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سلمان اندر آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ وہ چند قدم دور رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، کیسی ہو؟ انابیہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ سلمان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں ایک بار پھر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ انابیہ کی آنکھوں میں دوبارہ نمی آ گئی، مگر اس بار اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سلمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، قصور صرف میرا تھا، میں واقعی لوگوں سے جھوٹ بولتی تھی، دھوکہ دیتی تھی، کبھی خود کو بیوہ بناتی، کبھی بیمار بچے کی ماں بن جاتی، کبھی کوئی نئی کہانی بنا لیتی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے، مگر میں کیا کرتی، میری پڑھائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اگر کوئی نوکری مل بھی جاتی تو کلاسیں چھوڑ کر کیسے کرتی۔ بابا کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، پینشن آتی ضرور تھی، مگر دوائیوں کا خرچ ہی پورا نہیں ہوتا تھا۔
घर का राशन अलग था, बिजली अलग थी, हर महीने नए अखराजात सामने खड़े हो जाते थे। मैंने सोचा था बस आखिरी साल खत्म होने दो, फिर कोई अच्छी नौकरी कर लूंगी, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। मगर शायद अल्लाह को मेरा ये तरीका पसंद नहीं आया। मेरे झूठ की सजा मुझे मिल गई। मेरे बाबा मुझसे हमेशा के लिए छिन गए। वो खामोश हो गए। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते रहे। मेरी जिंदगी में पहले बहुत दुख थे, इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती थी। लोगों को लगता था मैं बहुत खुश हूँ। हकीकत ये थी कि अगर मैं मुस्कुराना छोड़ देती तो शायद हर वक्त रोती रहती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, शायद ये सब मेरे अपने गुनाहों का नतीजा था। सलमान खामोश खड़ा से देखता रहा। इसके दिल में इस लड़की के लिए जितना गुस्सा था, जितनी शिकायत थी, जितना मलाल था, सब खत्म हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक एहसास बाकी रह गया था, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पहचानने लगा था। चला वो बात, वो आहिस्ता से बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? अनाबिया ने बेचैन नजरों से इसकी तरफ देखा। कहीं नहीं। अब मेरा है ही कौन? सलमान ने धीरे से कहा, इसलिए कह रहा हूं, तुम इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरे घर चलकर रहो। मेरी दादी भी है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी जब तक तुम खुद को संभाल नहीं लेती। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। अनाबिया चला में खामोश रही, फिर इससे सर झुकाकर हल्के से इस बात में सर हिला दिया। इसके पास वाकई जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस दिन अस्पताल से छुट्टी मिली। सलमान इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने घर ले आया। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। दोनों में से किसी ने एक लफ्ज भी न कहा। रनवे का दरवाजा खुला तो दादी हस्बे मामूल बरामदे में बैठी पौधों को पानी दे रही थी। इन्होंने सलमान को देखा, फिर इसके साथ खड़ी अनाबिया पर नजर पड़ी। लड़की का उतरा हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें, सफेद तरते होंठ देखकर इनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता से मान पड़ गई। वो फौरन उठकर अनाबिया के करीब आई, इसके सर पर हाथ फेरा, फिर बड़ी मोहब्बत से बोली, आओ बेटी। सलमान ने आहिस्ता से कहा, दादी यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मगर अब ये बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। दादी ने अनाबिया को अपने सीने से लगा लिया जैसे बरसों से जानती हूँ। फिर नहायत शफकत से बोली, कोई बात नहीं बेटी, दुख हमेशा नहीं रहते, अल्लाह चाहेगा सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपने दिल को संभालो, ये घर अब तुम्हारा भी है। इल्फाज सुनते अनाबिया की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, क्योंकि अपने वालिद के बाद शायद पहली बार किसी ने इससे ये एहसास दिलाया था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है। चंद हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। वक्त अगरचे अनाबिया के दिल का जख्म मुकम्मल तौर पर भर न सका, मगर इसके दर्द की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही थी। वो कई मरतबा अपने वालिद की कब्र पर जा चुकी थी। हर बार काफी देर खामोश बैठी रहती, दुआ करती, रोती, फिर खुद को समझाते हुए वापस आ जाती। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी पैदा हो गया। वो अक्सर यही सोचती कि बाबा जिंदगी भर बीमारी की तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, शायद अब अल्लाह ने इन्हें हर दर्द से आजाद कर दिया हो। अब वो पहले की तरह हर वक्त खामोश नहीं रहती थी। दादी के साथ बैठकर चाय पी लेती, कभी इनके पौधों में पानी दे देती, कभी घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाल लेती। दादी भी जानबूझकर इसे मसरूफ रखती थी ताकि इसका जहन बार बार माजी की तरफ ना जाए। एक सुबह अनाबिया ने काफी देर सोचने के बाद सलमान के कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से सलमान की आवाज आई, आ जाओ। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सलमान लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। इसने फौरन लैपटॉप बंद किया, फिर सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो। अनाबिया खामोशी से बैठ के चलना में उंगलियां मरोड़ती रही, फिर धीरे से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात करनी है। सलमान पूरी तवज्जो से इसकी तरफ देखने लगा। कहो, मैं अब मजीद आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, मेरी डिग्री भी आ गई है। अगर आपकी कंपनी में मेरी काबिलियत के मुताबिक कोई नौकरी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं अपने पांव पर खड़ा होना चाहती हूँ। सलमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने एक लम्हे के लिए भी इसे इसके माजी की याद नहीं दिलाई, ना ये कहा कि तुम पहले भी नौकरी लेने आई थी, न ये पूछा कि इस वक्त क्यों झूठ बोला था। इसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ दफ्तर चलोगी। अनाबिया ने हैरत से पूछा, बस इतनी आसानी से? सलमान हल्का सा मुस्कुराया, तुमने डिग्री मेहनत से हासिल की है, नौकरी भी अपनी काबिलियत की वजह से मिल रही है। अनाबिया की आंखों में पहली बार दिल से तशक्कुर उभरा। बहुत शुक्रिया। अगली सुबह दोनों एक ही गाड़ी में दफ्तर रवाना हुए। शुरू में पूरा रास्ता खामोशी में गुजरता। अनाबिया खिड़की से बाहर देखती रही। सलमान गाड़ी चलाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशियों की जगह छोटी छोटी बातों ने ले ली। अनाबिया कभी रास्ते में नजर आने वाली किसी अजीब से बोर्ड पर हंस देती, कभी किसी बच्चे की शरारत देखकर मुस्कुरा देती। सलमान भी बेख्तियार इसकी बातों पर मुस्कुरा देता। दफ्तर में भी सलमान ने सबको वाज़ेह हिदायत दे दी कि अनाबिया एक आम मुलाजिम की तरह काम करेगी, किसी किस्म की खसूसी रियायत नहीं होगी। अनाबिया को यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई
क्योंकि उसे तर्स नहीं इज्जत चाहिए थी। शाम को दोनों दोबारा एक साथ वापस आते दादी रोज दरवाजे पर खड़ी इनका इंतजार करती। दोनों को एक साथ गाड़ी से उतरते देखती तो इनके चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल जाती। वो दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, अब इन दोनों की जिद भी खत्म कर दे। दादी को पहले ही मालूम था कि सलमान के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि चंद दिन पहले वो इनसे साफ साफ कह चुका था, दादी मुझे लगता है मैं नादिया को पसंद करने लगा हूं। दादी ने तब से इतना कहा था, लगता है नहीं, हो चुका है। एक दोपहर सलमान दफ्तर गया हुआ था, दादी बागीचे में बैठी आम छील रही थी। अनादिया भी इनके पास आकर बैठ के दोनों आम बातें कर रही थी कि अचानक दादी ने बगैर किसी तमहीद के पूछ लिया, बेटी अगर कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी करना चाहे तो क्या जवाब दोगी? अनादिया हल्का सा मुस्कुराई। दादी अभी तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। दादी ने फौरन कहा, तो फिर सोच ले, सलमान तुमसे शादी करना चाहता है। अनादिया ने हाथ में पकड़ा हुआ आम का टुकड़ा वहीं रख दिया। इसने हैरत से दादी की तरफ देखा। क्या? दादी ने ऐसे सर हिलाया जैसे दुनिया की सबसे मामूली बात बताती हो। हाँ, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया था, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं। अनादिया के चेहरे पर हैरत के साथ साथ ऐसी सुर्खी आ गई जिसे वो खुद भी छुपा न सकी। इसे नजरें झुका ली, इसके दिल में जैसे किसी ने खामोशी से एक चिराग रोशन कर दिया हो। इस शाम जब सलमान वापस आया तो अनादिया पहली बार इसे पहले से मुख्तलिफ नजर से देख रही थी। वो हर चंद लम्हों बाद चोरी से इसकी तरफ देख लेती, फिर फौरन नजरें झुका लेती। सलमान भी महसूस कर रहा था कि आज अनादिया कुछ ज्यादा खामोश है, मगर वजह समझ नहीं पा रहा था। दिन गुजरते गए, अब दोनों के दरमियान खामोशी भी अजीब सी खूबसूरत लगने लगी। एक दिन दफ्तर से वापसी पर बारिश शुरू हो गई। सलमान ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें मुसलसल टकरा रही थी। अनादिया खिड़की से बाहर देख रही थी। सलमान ने खामोशी से गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। अनादिया ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मुझे सर्दी नहीं लग रही। सलमान ने नजरें सामने रखते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम है, फिर भी एहतियात बेहतर है। अनादिया हल्का सा मुस्कुरा दी। इस मामूली सी बात ने इसके दिल को अजीब सा सुकून दिया। एक दिन दफ्तर में काम करते करते अनादिया के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। वो कुछ ना बोली, मगर सलमान ने इसका चेहरा देखते पूछ लिया, तबीयत ठीक नहीं? इसने फौरन इनकार कर दिया, नहीं मैं ठीक हूँ। सलमान ने मेरे से फाइल उठाई, फिर दोबारा रख दी। झूठ बोलने की आदत शायद अभी पूरी नहीं गई। चलो डॉक्टर के पास। अनादिया ने पहली बार इस जुमले पर बुरा नहीं माना, बल्कि धीरे से मुस्कुरा दी। दोनों डॉक्टर के पास गए। मामूली सा बुखार था, दवा लेकर वापस आ गए। ऐसी रात सलमान को देर तक नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो। दूसरी तरफ अनादिया भी अपने कमरे में जाग रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर कोई इंसान किससे का इतना ख्याल क्यों रखता है। एक सुबह नाश्ते की मेज पर सलमान जल्दी में था। इससे सिर्फ एक कप कॉफी उठाई। अनादिया ने फौरन कहा, आपने नाश्ता नहीं किया? दफ्तर में कर लूंगा। वो खामोशी से उठकर बावर्ची खाने में गई। 5 मिनट बाद सैंडविच प्लेट में रखकर इसके सामने रख दिया। खाली कॉफी पर पूरा दिन नहीं गुजरता। सलमान ने इसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से प्लेट उठा ली। दादी ये मंजर देख रही थी। इनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे बरसों की दुआ आस्ता आस्ता कबूल हो रही हो। अब दोनों को यह एहसास होने लगा था कि एक दूसरे की मौजूदगी इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर एक चंद घंटे सामने ना आए तो बेचैनी होने लगती। अगर एक देर से घर पहुंचे तो दूसरा बार बार घड़ी देखने लगता। अगर एक खामोश हो तो दूसरा वजह ढूंढने लगता। मगर दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों के दिल में एक ही खौफ था, कहीं इजहार के बाद ये खूबसूरत रिश्ता बदल ना जाए। चंद दिन और गुजर गए। घर का माहौल पहले से कई ज्यादा खुशगवार हो चुका था। शाम के वक्त तीनों का एक साथ बैठकर चाय पीना मामूल बन चुका था। दादी कभी अपने गांव के किस्से सुनाती, कभी सलमान के बचपन की शरारतें बताती, कभी अनादिया को छेड़ती रहती, जबकि अनादिया भी अब पहले वाली उदासी से काफी हद तक निकल चुकी थी। इसकी हंसी दोबारा इस घर में गूंजने लगी थी, जिसका इंतजार सलमान ने न जाने कब से कर रहा था। इस शाम भी तीनों लॉन में बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मेज पर चाय रखी थी। दादी हंसमे मामूल पौधों को देखते हुए चाय की चिस्कियां ले रही थी। सलमान फोन पर किसी मेल का जवाब दे रहा था, जबकि अनादिया खामोशी से बिस्किट चाय में डुबोकर खा रही थी। दादी ने अचानक दोनों की तरफ देखा, फिर इससे बोली जैसे दुनिया की सबसे आम बात कर रही हूँ, एक बात पूछूं? दोनों ने एक साथ कहा। जी दादी बोले। तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हो, फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? अगले लम्हे सलमान के मुंह में मौजूद चाय बाहर निकल गई। इधर अनादिया ने भी जोर से खांसते हुए चाय तकरीबन सामने रखे गमले पर गिरा दी। दोनों एक साथ खांसने लगे। दादी ने हैरत से दोनों को देखा। अरे मैंने शादी का कहा है, जहर पीने का नहीं।
सलमान मुसलसल खांसते हुए दादी को आंखों से इशारा करने लगा। बस करें, ये बात छोड़ दें। दादी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, क्यों छोड़ दूं? सुबह एक साथ दफ्तर जाते हो, शाम एक साथ वापस आते हो, एक दूसरे की तबीयत पूछते रहते हो। अगर एक को 5 मिनट देर हो जाए तो दूसरा 10 बार फोन करता है। एक को छींक आ जाए तो दूसरा दवा लेकर पहुंच जाता है। ये ना हो तुम्हें वो हो गया हो। अनाबिया ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया? दादी ने शरारती अंदाज में आंख मारी, वही मोहब्बत। अनाबिया ने फौरन नजरें झुका ली। सलमान ने माथे पर हाथ रख लिया। दादी अब बस भी करें। दादी कहाँ रुकने वाली थी। शादी कर लो, मुझे भी सुकून मिल जाए, फिर जल्दी से एक नन्हा सा बच्चा मेरी गोद में डाल देना, ताकि इसकी शक्ल देखकर मैं भी सुकून से इस दुनिया से जाऊं। सलमान बेख्तियार हंस पड़ा। दादी, आप हर बात का इख्तिताम बच्चे पर क्यों करती हैं? दादी ने फख्र से जवाब दिया, इसलिए मेरा अहदनामा यही है, घर में रौनक बच्चों से होती है। अनाबी अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर आखिरकार हंसी पड़ी। फिर शर्माए हुए फौरन उठ खड़ी हुई। मैं चाय के कप रख कर आती हूँ। वो तेजी से अंदर चली गई। इसके जाते सलमान ने दादी की तरफ देखा। ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। दादी ने जोर से कहकर लगाया, ओ नादान, जो लड़की अभी अपनी पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह शर्मा कर भागी है, वो अगर ना चाहती होती तो वहीं खड़े खड़े तेरे कान खींच देती। सलमान मुस्कुरा दिया, सच दादी? दादी ने एतमाद से कहा, मुझे दुनिया देखी हुई है, 80 साल से ज्यादा हो गए हैं। शर्माने वाली लड़कियों की जुबान नहीं, इनकी आंखें जवाब देती हैं। सलमान खामोश हो गया। इसकी होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। चंद दिन बाद दादी ने दोनों को अपने पास बुलाया। इन्होंने अलग अलग दोनों से एक ही सवाल किया, अगर मैं तुम दोनों का निकाह कर दूं तो किसी को इतराज तो नहीं? पहले सलमान ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। फिर अनाबिया से पूछा गया। वो चल हमें खामोश हुई। फिर आहिस्ता से बोली, अगर सलमान साहब को इतराज नहीं तो मुझे भी नहीं। दादी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार मेरी जिद पूरी हो गई। ज्यादा धूमधाम नहीं होगी, सादा सा निकाह हुआ। करीबी लोग शरीक हुए। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। निकाह के बाद जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो पहली बार दोनों के रिश्ते का नाम बदल चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। अनाबिया खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठी अपने दुपट्टे के किनारे सब खेल रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। सलमान मुस्कुराता हुआ अंदर आया। चल लम्हे वो वहीं खामोश खड़ा से देखता रहा। फिर हल्के से बोला, इतनी खामोश क्यों हो? तुम तो वो लड़की हो जो 5 मिनट खामोश रहे तो दुनिया को शक होने लगे। अनाबिया ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आज पहली रात है, थोड़ा सा शर्माना तो बनता है। सलमान हंस पड़ा। मुझे तो लग रहा था कहीं तुम मुझे देखते ही ना कह दो कि साहब मेरे बच्चे के लिए डब्बे वाला दूध चाहिए। अनाबिया ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। अल्लाह, वो बात अभी तक याद है, भूल ही कैसे सकता हूँ। तुमने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया था। अनाबिया ने शरारत से कहा। अच्छा तो फिर 10,000 रुपए वापस ले लें। सलमान ने फौरन सर हिलाया, नहीं, अब वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सरमायाकारी साबित हुई है। दोनों हंस पड़े। कमरे की खामोशी में अब झिझक कम होने लगी थी। सलमान आहिस्ता से इसके करीब बैठ गया। ऐसे नरमी से अनाबिया का हाथ अपने हाथ पे लिया। फिर मोहब्बत बड़ी निगाहों से इसे देखते हुए बोला, एक बात कहूं? अनाबिया ने नजरें उठाई। जी, तुम ऐसे अच्छी लगती हो, हंसती हुई, शरारतें करती हुई, उल्टी सीधी बातें करती हुई, सबको हंसाती हुई। मैंने तुम्हें खामोश भी देखा है, रोते हुए भी देखा है। मुझे वो अनाबिया कभी पसंद नहीं आई। मुझे मेरी वही चुलबुली अनाबिया वापस चाहिए जो हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुरा देती थी। अनाबिया की आंखों में नमी उतर आई, मगर इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे। उसने आहिस्ता से कहा, फिर वादा है, अब कोशिश करूंगी कि आपकी वही अनाबिया बनकर रहूं। सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यही वादा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में अब अजनबियत नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की खूबसूरत इब्तिदा थी, जहां दोनों को यकीन था कि आइंदा आने वाली हर खुशी, हर आजमाइश, हर मौसम वो एक दूसरे का हाथ थामकर साथ तय करेंगे। इस तरह खुशियों में कुछ वक्त गुजर गया। आज कॉलेज में डिग्री तकसीम होने की तकरीब थी। वही कॉलेज जहां इसने हंसते खेलते अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे थे। वही कॉलेज जहां इसने अपने दुख मुस्कुराहटों के पीछे छुपाए थे। वही कॉलेज जहां किस्मत ने पहली बार इसे सलमान अफंदी से दोबारा मिलवाया था। आज वो पहले वाली अनाबिया नहीं थी, आज वो सलमान अफंदी की बीवी थी। सुबह तैयार होते हुए इसने आईने में खुद को देखा। फिर आहिस्ता से अपने वालिद की तस्वीर को हाथ लगाया। बाबा, अगर आज आप होते तो सबसे ज्यादा खुश आप ही होते। चल में खामोश रहने के बाद इसने मुस्कुरा कर आंसू साफ किए। फिर बाहर आ गई। सलमान पहले गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। अनाबिया भागती हुई इसके पास पहुंची। फिर बगैर किसी झिझक के इसका हाथ पकड़ लिया। चलें जनाब, आज मेरी डिग्री लेने जाना है। सलमान ने मसनूई संजीदगी से कहा, डिग्री लेने जा रही हूँ या पिकनिक मनाने? अनाबिया फौरन बोली, दोनों, पहले डिग्री फिर पिकनिक, फिर गोलगप्पे, फिर आइसक्रीम, फिर कॉफी।
پھر اگر آپ نے انکار کیا تو پھر گھر واپس جا کر دادی سے شکایت۔ سلمان بے اختیار ہنس پڑا۔ گاڑی کالج کے اندر داخل ہوئی تو پرانی یادیں دونوں کے ذہن میں تازہ ہونے لگی۔ جیسے دونوں گاڑی سے اترے، انابیہ نے دوبارہ سلمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انابیہ نے معصومیت سے جواب دیا، دیکھنے دیں، شوہر ہے میرے، کرائے پر تو نہیں لائے۔ سلمان ہنستے ہوئے سر ہلانے لگا۔ دونوں ہال کی طرف بڑے ہی تھے کہ سلمان کرن کی سمت باقی سہیلیاں نظر آ گئیں۔ سب پہلے کی نظریں انابیہ پر پڑی، پھر سلمان پر، پھر دونوں کے ہاتھوں پر۔ چند لمحوں تک سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کرن نے سب سے پہلے زور سے چیخ ماری، یا اللہ، تم دونوں کی شادی ہو گئی۔ انابیہ نے شرارت سے اپنی چوڑیاں کھنکائیں۔ الحمدللہ ہو گئی، دعوت رہ گئی تھی، معاف کر دینا۔ ایک دوسری سہیلی نے حیرانگی سے بولی، تم نے بتایا بھی نہیں۔ انابیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے خود مجھے بھی بعد میں پتہ چلا۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ ہنس پڑی۔ کرن سلمان کی طرف دیکھ کر بولی، سر آپ کو پتہ بھی ہے کتنی بڑی مصیبت ہے؟ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، اب تو روز پتہ چلتا ہے۔ انابیہ نے فوراً سلمان کی بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ میں مصیبت ہوں؟ سلمان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، نہیں، تم تو پوری آفت ہو۔ انابیہ نے فوراً اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سن لیا سب نے، اپنے شوہر مجھے آفت کہہ رہے ہیں۔ کرن نے ہنس کر کہا، سر ابھی بھی وقت ہے، واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تو بہت دیر ہو چکی، مجھے یہی آفت پسند ہے۔ یہ سن کر انابیہ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جو شاید برسوں بعد دل سے نکلی تھی۔ تقریب شروع ہوئی، سب طلبہ ایک ایک کر کے اپنی ڈگریاں وصول کرنے لگے۔ جب انابیہ کا نام پکارا گیا تو وہ خوشی سے تقریباً دوڑتی ہوئی اسٹیج پر گئی۔ ڈگری وصول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے دل ہی دل میں کہا، بابا آپ کی بیٹی کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر وہ سیدھی سلمان کے پاس پہنچی، دیکھے آخرکار ڈگری مل گئی۔ سلمان نے فخر سے اسے دیکھا، مجھے معلوم تھا تم ضرور کامیاب ہوگی۔ انابیہ نے اچانک خوشی سے اس کا بازو پکڑ لیا، چلیں اب گول گپے کھانے۔ سلمان نے حیرت سے پوچھا، ابھی بھی؟ انابیہ نے فوراً کہا، ہاں، ڈگری کا جشن منانا ہے۔ کالج کے باہر دونوں گول گپے والے ٹھیلے کے پاس سامنے کر رہے تھے۔ انابیہ نے ضد شروع کر دی، آج آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، تم خود بھی تو کھا سکتی ہو۔ نہیں، آج نہیں، آج مجھے لاڈ کرنے۔ سلمان نے بے بسی سے ایک گول گپا اٹھایا۔ انابیہ نے منہ کھول دیا۔ پاس کھڑی سہیلیاں ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کرن نے موبائل نکال لیا، یہ منظر تو ریکارڈ ہونا چاہیے۔ انابیہ نے گول گپا کھاتے ہی آنکھیں بند کر لی، وہ اب زندگی کامیاب ہو گئی۔ سلمان نے مسکرا کر پوچھا، ڈگری سے یا گول گپوں سے؟ انابیہ نے فوراً جواب دیا، گول گپوں سے۔ ڈگری تو فائنل میں بند ہو جائے گی، یہ یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ چند قدم آگے بڑھی تو اچانک سلمان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر چلتے چلتے شرارت سے اپنا سر بھی اس کے بازو کے ساتھ ٹکانے کی کوشش کی۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، سیدھی طرح چلو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انابیہ نے بے فکری سے جواب دیا، دیکھنے دیں، شادی آپ سے ہوئی ہے، شرمانا دوسروں کو چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولی، آج شام آئس کریم بھی کھائیں گے، کل کافی، پرسوں چائے باہر پیئیں گے، اس کے بعد لانگ ڈرائیو۔ اس کے بعد سلمان ہنستے ہوئے درمیان میں بات کاٹ دی، بس بھی کرو، پورا مہینہ ابھی سے پلان کر لیا۔ انابیہ نے معصومیت سے کہا، شادی اس لیے تو کی ہے تاکہ آپ کو تنگ کر سکوں۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلے کی طرح ہنس رہی تھی، وہی شوخی لہجہ، وہی بے فکری، وہی شرارتیں، وہی زندگی سے بھرپور انابیہ۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، سے محسوس ہوا جیسے اس نے صرف ایک بیوی نہیں پائی بلکہ اپنے گھر کی رونق، اپنی زندگی کی مسکراہٹ اور اپنے ہر آنے والے دن کی خوشی بھی پا لی ہے۔ جبکہ انابیہ کو بھی پہلی بار یہ یقین ہو گیا تھا کہ زندگی اگر سچے انسان کا ساتھ دے دے تو ماضی کے سب سے گہرے زخم بھی ایک دن خوبصورت یادوں کے پیچھے دھندلے پڑ جاتے ہیں۔